Hello students, good morning to all of you. Dear students, myself Mr. Yogesh Akrekar from HDSM College Palghar welcomes you all in my YouTube video of subject Bookkeeping and Accountancy, chapter number 8, Issue of Share. Students, in our today's video, we are going to study one more new concept, that is calls in arrears. First of all, we will try to understand the meaning of calls in arrears. If the company accepts the applications and allots the share to the person, he becomes the shareholder, and shareholder is liable to pay the entire amount of share. In case he fails to pay the allotment and calls on share held by him, the unpaid amount is known as calls in arrears. Now what is calls in arrears? When company accept the application from the applicant and allots the share to him, जब कंपनी किसी भी अप्लीकांट से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, ओके, और उसे अपने कंपनी के शेयर अलॉट करती है, देती है, तो at that time that person will be called as a shareholder of the company, okay, and that shareholder is liable to pay the entire amount of share which is purchased by him. shareholder ने जो भी कंपनी के शेयर को परचेस किया है, ओके, उस शेयर की वैल्यू या फेस वैल्यू या प्राइस पेड करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? शेयर होल्डर की होती है, ओके. बट कंपनी कैन नॉट कलेक्ट एंटायर फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर एट अ टाइम. कंपनी कभी भी शेयर की फेस वैल्यू, शेयर की प्राइस, शेयर की कीमत एट अ टाइम कलेक्ट नहीं करती है. आफ्टर कलेक्टिंग फेस वैल्यू ऑफ शेयर एट अ टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ शेयर, रिमेनिंग वैल्यू is collected at the time of allotment of share and making calls on shares. शुरू में कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशन ऑफ शेयर के समय शेयर की कुछ वैल्यू शेयर होल्डर से वसूल करती है, ओके, एंड रिमेनिंग जो भी शेयर का पैसा होता है, शेयर की प्राइस होती है, इट इज कलेक्टेड बाय मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ मनी एंड कॉल मनी ड्यू. उसके लिए कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद कंपनी अलॉटमेंट से और कॉल करके शेयर होल्डर से शेयर की फेस वैल्यू, शेयर की प्राइस वसूल करती है, ओके. बट इफ शेयर होल्डर इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी ड्यू टू हिम, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स. अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी ड्यू करने के बावजूद वो कंपनी को उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन अरियर्स. मतलब कंपनी ने पैसा मांगा था लेकिन शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट नहीं किया, ओके. द अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मे बी केप्ट इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स फॉर देयर बैलेंस नॉट रिसीव्ड और मे बी ट्रांसफर्ड to a new account, that is calls in arrears account. Now whatever amount is unpaid on allotment or calls, it will be transferred to separate account by the company. जो भी कॉल का अमाउंट अनपेड है या अलॉटमेंट मनी अनपेड है, वो कंपनी क्या करती है? एक सेपरेट अकाउंट को ट्रांसफर करती है. दैट अकाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ओके. The calls in arrears account has debit balance. Calls in arrears का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ओके, which is shown on the deduction from the paid up share capital on the liability side of the balance sheet. Now always keep in mind calls in arrears has debit balance. Now why calls in arrears has debit balance? Arrears means to be receivable. जो पैसा कंपनी को मिलना बाकी है उसे कहा जाता है अरियर्स, ओके. सो कॉल्स इन अरियर्स इज अ असेट फॉर अ कंपनी, क्योंकि ये अमाउंट कंपनी को फ्यूचर में शेयर होल्डर से मिलने वाली है, तो ये कंपनी के लिए क्या होगा? असेट होगा. एंड दैट्स व्हाई कॉल्स इन अरियर्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ओके. एंड इट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम शेयर कैपिटल we deduct the balance of calls in arrears from the liability side of the balance sheet. आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके शेयर कैपिटल से कॉल्स इन अरियर्स का पैसा क्या करोगे? डिडक्ट करोगे
माइनस करोगे। ये आपको इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देना है कॉल्स इन अरियर्स के बारे में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉल्स इन अरियर्स। नाउ स्टूडेंट, वी विल सॉल्व one practical problem or one question which is based on calls in arrears. Okay, calls in arrears के related एक हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 324 from our BK textbook. First of all, we will read the question. Girish Company Limited invited application for 25,000 share of rupees 10 each payable as. Now Girish Company Limited want to issue 25,000 equity share. It has invited application. Invited application means कंपनी इतने इन्विटेशन इनवाइट कर रही है, इसका मतलब कंपनी इतने शेयर क्या करना चाहती है, मार्केट में इशू करना चाहती है. सो गिरीश कंपनी लिमिटेड wants to issue 25,000 equity share of rupees 10 each. हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज. ओके, और ऐसे कितने शेयर कंपनी इशू करेगी, 25,000, which is payable as follows: rupees 2.5 on application, rupees 5 on allotment and rupees 2.5 on first and final call. So company wants to collect face value of share in 3 installment. कंपनी शेयर की फेस वैल्यू 3 इंस्टॉलमेंट से कलेक्ट कर रही है. First is on application, then on allotment and then on first and final call. Okay. Applications were received for 30,000 equity share. कंपनी को कितने एप्लीकेशन मिल चुके हैं अपने एप्लीकेंट से, 30,000. Okay. So we can say that company want to issue 25,000 equity share, but company has got 30,000 application. That means 5,000 application कंपनी को एक्सेस मिल चुके हैं, एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, ज्यादा मिल चुके हैं. Okay. And pro rata allotment were made to all. Now company want to issue 25,000 application. Okay, sorry, company want to issue 25,000 share. कंपनी 25,000 शेयर को इशू करना चाहती थी, बट कंपनी हैज गॉट 30,000 एप्लीकेशन फॉर इक्विटी शेयर. ओके, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, बट हियर कंपनी वांट टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस. कंपनी क्या करना चाहती है, प्रो राटा बेसिस से अपने शेयर अपने एप्लीकेंट को क्या करना चाहती है, इशू करना चाहती है. दैट मींस कंपनी यहाँ पे क्या करेगा, 30,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेंट को 25,000 इक्विटी शेयर इशू करेगा. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा. ओके, नाउ 5,000 एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव्ड एक्सेस टू दी कंपनी. कंपनी को 5,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा मिला है, एक्सेस मिला है. दैट विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब 5,000 का शेयर 5,000 एप्लीकेशन का जो भी कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा आया था वो कंपनी रिफंड नहीं करेगा. ओके, कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या करती है, जनरली कंपनी मेक्स एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी to the share allotment account at the time of prorata allotment. prorata allotment में कंपनी क्या करती है, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलता है, रिसीव्ड होता है, वो कंपनी का एडजस्ट करती है, अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट करती है. ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के समय कंपनी उसे एडजस्ट करेगा. ओके, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल on 2,500 shares. The company has received all money except 2,500 shares on 2,500 equity share on first and final call. Okay, सब पैसा जो भी कंपनी ने अमाउंट अपने एप्लीकेंट से या शेयर होल्डर से मांगी थी वो कंपनी को मिल चुकी है. एक्सेप्ट कंपनी has not received first and final call on 2,500 शेयर. ओके, 2,500 की शेयर के ऊपर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं मिल चुका है. सो दैट वी कैन से हियर इट इज अ कॉल्स इन अरियर्स. क्या हम बोल सकते हैं इसे, ये कॉल्स इन अरियर्स होगा. ओके, इफ कॉल मनी इज अनपेड बाय द शेयर होल्डर,
are not paid by the shareholder, we can say it as a calls in arrears. अगर कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को कॉल मनी का पैसा नहीं पे करता है तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स. नाउ इन दिस केस हमारी जो 2500 की इक्विटी शेयर है उसके ऊपर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा है, वो पैसा हमें मिलना बाकी है या किसी शेयर होल्डर ने उसकी पेमेंट नहीं की है. ओके, सो it is the case of calls in arrears on 2500 equity share. Okay, enter the above transaction in the books of the company and show the balance sheet. Now here we have to prepare two things. हमें यहाँ पे दो चीजें प्रिपेयर करनी है. First of all you have to prepare journal in the books of गिरीश कंपनी लिमिटेड. पहले तो हम गिरीश कंपनी लिमिटेड का जर्नल ड्रॉ करेंगे and then we have to prepare balance sheet of गिरीश कंपनी लिमिटेड. Okay, now we will pass journal entry in the books of Girish Company Limited. Now first of all, our first journal entry will be for application money received by the company. पहला हमारा journal entry कौन सा होगा? Application money received का होगा. Okay, so here we will write first journal entry application money received by the company. It will be bank account debit to equity share application account. Bank account debit to equity share application account. Our narration will be being application money received on the total 30,000 application company has received on equity share. Equity share के ऊपर कंपनी को 30,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं. So on 30,000 equity shares, 30,000 equity shares at the rate rupees 2.5 per share, 2.5 per share. Okay, now we will do working mode for application money received by the company. Here we will write working mode number 1. Application money received now 30,000 applications are received by the company. So 30,000 application on equity shares into 2.5 rupees per application. Application की कंपनी ने कितने पैसे मांगे? 2.5 rupees. Okay, so application money received by the company will be $75,000. कंपनी को एप्लीकेशन का कितना पैसा आया होगा? 75,000 rupees. Okay, so here we will write 75,000. Now company has got 30,000 application, out of which company want to issue 25,000 equity share. कंपनी कितने शेयर इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है? 25,000 share. So in our next journal entry we will transfer or we will pass journal entry for transfer of share application money to equity share capital account. जो भी equity share application का पैसा आया था वो कंपनी क्या करेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेगी. बट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट वी हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग. जब भी आप शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान में रखनी है
कि जितने शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर रही है उतना ही पैसा या उतने ही शेयर का पैसा आप शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करोगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी transfer of share application money to share capital account. So here we will write share application account debit, share application account debit. share application का कंपनी को कितना पैसा आया है 75,000. ओके, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पूरा लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट $75,000 to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, और जो भी हमें एक्सेस पैसा आया था, ओके, 5,000 शेयर का एप्लीकेशन का हमें एक्सेस पैसा रिसीव हुआ है. ओके, तो वो कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी? इट विल बी एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सो हियर वी विल राइट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर allotment account. Okay, so we will make calculation for application money transfer to equity share capital account. Application money transferred to equity share कैपिटल अकाउंट. नाउ कंपनी कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेगी? जितने कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है उतना ही पैसा कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर सकती है. सो हियर कंपनी वांट टू इशू 25,000 शेयर. सो 25,000 शेयर्स, 25,000 shares into application money per share is 2.5 rupees. Okay, so 25,000 into 2.5 amount will be 62,500. Okay, so to equity share capital account amount is 62,500. Now जो भी पैसा एक्सेस एप्लीकेशन का कंपनी को रिसीव हुआ था दैट इज एडजस्टेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? प्रो अलॉटमेंट कर रही है. प्रो राटा अलॉटमेंट से जब भी कंपनी एप्लीकेंट को शेयर इशू करती है तो एट दैट टाइम कंपनी को व्हाट एवर एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुआ है दैट विल बी एडजस्टेड एट दी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, सो कंपनी को एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला है? 75,000 माइनस 62,500 अमाउंट विल बी 12,500. ओके, 12,500 अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को. और वी विल डू कैलकुलेशन फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू allotment account or equity share allotment account. Okay, now company has received 5,000 excess application. कंपनी को 5,000 excess application आ चुके हैं. 30,000 कंपनी को टोटल एप्लीकेशन आ चुके थे, उसमें से 25,000 शेयर कंपनी ने इशू किए. So 5,000 will be the excess application received by the company. Into application money per share is 2.5. Okay, so amount will be 12,500. Okay, so ये कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को एडजस्ट करेंगे. Here we will write 12,500 rupees. Okay, our narration will be, हमारा narration होगा being application money
on 25,000 equity shares. Being application money on 25,000 equity share transferred to equity share capital account. Equity share capital account. Okay. And excess application money on 5,000 equity shares. Equity shares transferred or adjusted to equity share allotment account. Equity share allotment account. Okay. Now कंपनी विल मेक अलॉटमेंट मनी ड्यू. एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद या फिर वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर करने के बाद अब कंपनी क्या करेगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगा. ओके, सो अवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू बाय द कंपनी. ओके, सो अवर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account. Okay, narration will be being allotment money due ऑन कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, 25,000 शेयर. सो उतनी ही अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगेगा. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स at the rate rupees, allotment money due is 5 per share. 5 per share. Okay. Now we will do calculation for allotment money due on equity share. Okay. So we will write here allotment money due is equal to 25,000 equity shares. कंपनी 25,000 इशू कर रही है शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इनटू 5 रुपीज पर अलॉटमेंट, इनटू 5 रुपीज पर अलॉटमेंट. ओके, सो 25,000 इनटू 5 अमाउंट विल बी 12,500. अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हो रहा है, सॉरी 1,25,000. That much amount is due for allotment. Okay, so here we will write 1,25,000 rupees. Now already 1,25,000 rupees. Out of already company has received 12,500, or we have adjusted 12,500 excess application money to share allotment account. हमें 12,500 excess application money received हुआ था. ओके,
वो हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर दिया, ऑलरेडी एडजस्ट किया है. ओके, सो वी विल फाइंड आउट अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना हुआ है उसके लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे या उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे. सो अवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर allotment money received by the company, that is journal entry number 4. So allotment money received by the company, company को allotment money received हुआ है, it means बैंक अकाउंट will be debited. हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. पैसा आया है तो बैंक को डेबिट कर दो. So our journal entry will be bank account debit to equity share allotment account. Our narration will be being allotment money received on 30,000 equity shares, sorry 25,000 equity share at the rate rupees 5 per share. Okay, now here we will do the calculation for allotment money received. Working note number 5, allotment money received. Now allotment money due was rupees 1,25,000. कंपनी ने allotment का पैसा कितना मांगा था, 1,25,000 rupees. Okay, out of which allotment money already adjusted from share application money. excess share application money हमें मिला था. ओके, तो वो हमने शेयर अलॉटमेंट को एडजस्ट किया था, दैट इज रुपीज 12,500. सो वो आप क्या करोगे, आप लेस करोगे क्योंकि वो पहले से ही एडजस्ट हो चुका है. ओके, सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 1,12,500. that will be the allotment money received by the company. Okay, so here we will write 1,25,000. Sorry, 1,12,500. Now our next journal entry will be for share first and final call money due. Okay, अब कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करेगी, दैट इज रुपीज 2.5 रुपीज पर शेयर. सो जर्नल एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल call account debit, equity share first and final call account debit to equity share capital account. Narration will be being first and final call money due, first and final call money due on 25,000 equity shares at the rate rupees 2.5 per share. 2.5 per share.
Okay. Now we will do calculation for first and final call money due. That will be working note number 6. First and final call due on equity shares. Number of equity share issued by the company is 25,000. So 25,000 equity share into first and final call money per share is rupees 2.5. Okay. It is 62,500. Okay. Final call money due कितना होगा? 62,500. Right. 62,500. So here we will write 62,500 for first and final call money due. Now कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू किया था, बट एट दी एंड कंपनी 2000 इक्विटी शेयर्स और 2500 इक्विटी शेयर होल्डर हैज नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू बाय दी कंपनी. कंपनी ने जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अपने शेयर होल्डर से मांगा था उसमें से 2500 शेयर होल्डर ऐसे थे कि उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है. ओके. सो वी विल पास दी जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड as well as for calls in arrears. Okay, once again I will explain you. First of all we will read the line. All money was duly received, okay, except first and final call on 2500 equity share. इसका मतलब ये होता है कि 2500 equity share के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई है. दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन arrears. Okay, and for that purpose we will pass the journal entry for फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन arrears. ओके, जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी कंपनी को रिसीव्ड हुआ है. नाउ कंपनी हैज इशूड 25,000 शेयर. ओके, आउट ऑफ which 2,500 shareholder have not paid first and final call money. ओके, 25,000 इक्विटी शेयर होल्डर थे, उसमें से या कंपनी ने 25,000 शेयर इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, उसमें से 2,500 इक्विटी शेयर ऐसे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं किया है. ओके, इट मींस कंपनी हैज रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 22,500 इक्विटी शेयर. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी विल पास द जर्नल एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड and calls in arrears on 2,500 equity share. So here we will write bank account debit, bank account debit. Now 22,500 equity shares or 22,500 equity shareholder have paid final call money, okay, of rupees 2.5 per share. Okay, calls in arrears account debit. Now calls in arrears को हमें डेबिट करना है because it is asset for a company. Any asset has a debit balance. जो भी हमारी asset होती है उसका हमें डेबिट बैलेंस लिखना होता है. Now calls in arrears, it means जो भी पैसा कंपनी ने कॉल मनी का शेयर होल्डर से मांगा था वो अभी तक कंपनी को मिलना बाकी है, वो रिसीवेबल है, तो वो कंपनी की asset होगी. Okay, and that's why it is recorded in debit side. So here we will write calls in arrears account $2,500 equity share into 2.5 rupees. Okay, to equity share first and final call account. Equity shares first and final call account. Now we will do the calculation.
Working note number 7. Call money first and final call money due. Okay, total first and final call money due on 25,000 equity shares. Okay, so total number of shares are 25,000. 25,000 shares into 2.5 rupees. 25,000 shares into 2.5 rupees. Amount will be 62,500. Okay, final call money due है 62,500 rupees. Okay, ऑलरेडी वी हैव मेड वर्किंग नोट उसके लिए हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट किया हुआ था, सो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो वी विल राइट फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. फाइनल कॉल मनी received, and next working note will be for calls in arrears. Calls in arrears. Okay, now final call money received will be on 22,500 equity share, because company has not received final call money on 2,500 equity share. 2,500 शेयर के ऊपर कंपनी को फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं मिला है. ओके, दैट मींस फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का कितना पैसा होगा 22,500. टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी इज 25,000. उसमें से 2,500 इक्विटी शेयर होल्डर ने कॉल मनी का पैसा पेड नहीं किया है, तो कंपनी को कितने शेयर का पैसा आया होगा 22,500. ओके, कॉल मनी पर शेयर इज 2.5. So 2.5 rupees. So call money received by the company will be 6,250. Sorry, 62,500. Call money received by the company is 56,250. So here bank account debit 56,250. इतना कंपनी को कॉल मनी का पैसा 22,500 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल मनी का आ चुका है. Now calls in arrears, it will be on 2,500 equity share. So 2,500 into 2.5, amount will be 6,250. Okay, so here we will write calls in arrears, it is rupees 6,250 to equity share first and final call. Equity share first and final call की amount थी 62,000 rupees 500. Okay, so here we will write 62,500. Now we will write the narration. Our narration will be being first and final call money received
22,500 equity shares at the rate rupees 2.5 per share. Okay, at the rate rupees 2.5 per share, and remaining unpaid amount transfer to calls in arrears account, and remaining amount on 2000 remaining unpaid amount $2,500 equity shares transferred to calls in arrears account. Okay, so students, we have passed all journal entries related to question number 8, page number 324, which is based on calls in arrears. It's a lengthy question. Now, second thing we need to prepare here is बैलेंस शीट ऑफ गिरीश कंपनी लिमिटेड. अब हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा. So first of all, in liability side of the balance sheet, we will write about share capital. In bracket, we will write 25,000 equity share of rupees 10 each. कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 25,000 शेयर. तो कंपनी के शेयर कैपिटल में भी हमें कितने शेयर बताने हैं, कितने शेयर शो करने हैं? 25,000 शेयर. जितने शेयर्स कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती है, ओके, उतना ही कंपनी का शेयर कैपिटल होगा. सो 25,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. It is 2,50,000 rupees. Okay. Now, call money is yet to be received. Is on 2,500 equity shares. Okay. हमारे 2,500 इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे थे कि जिन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है. दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स. So amount of calls in arrears is 6,250. So ये अमाउंट आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल से लेस करोगे. ओके, so here we will write less calls in arrears amount of calls in arrears is 6,250. Okay, so remaining amount will be 2,44,750. Okay, sorry, 2,43,750. इतना पैसा कंपनी को अब तक अपने शेयर होल्डर से रिसीव्ड हो चुका है. ओके, that much amount will be received by the company from its shareholder. We will show it in asset side of the balance sheet. वो कंपनी का क्या होगा, asset होगा. Okay, so here we will write बैंक, क्योंकि शेयर होल्डर ये पैसा कहाँ डिपॉजिट करेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा, एंड बैंक इज असेट फॉर द कंपनी. सो दैट अमाउंट विल बी 2,43,000. ओके, नाउ वी विल से आवर बैलेंस शीट इज टैलीड. अब हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैलीड हो जाएगी. टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट is equal to total of asset side of the balance sheet, which is rupees 2,43,750. So dear students, today we have studied one new concept, that is calls in arrears. In our next video, we are also going to study
one more new concept that is called calls received in advance. Okay, so student, thank you so much for watching my video.